नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गाइड सर में। आज हम पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 4 जैव विविधता भाग 1 लेके आए हैं। इसके पहले हमने आप लोग को पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन, जैव विविधता और संरक्षण के बारे में हमने आप लोग को बताया। आज हम जैव विविधता भाग 1 में वैश्विक स्तर पर जैव विविधता वाले क्षेत्र, सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, कम जैव विविधता वाले क्षेत्र, प्रवाल भित्तियाँ और आर्द्र भूमि के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। तो शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है। जैसा कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि जैव विविधता के जनक कौन थे। तो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन थे? वो प्रसिद्ध संरक्षण जीव विज्ञानी थॉमस यूजीन लाओजाओ ने सन 1980 में बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी शब्दों को मिलाकर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया। ठीक, किसने? थॉमस यूजीन लाओजाओ ने सन 1980 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता शब्द प्रस्तुत किया। और आगे चलते हैं। सन 1985 में W.G. रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द की खोज की। किसने? W.G. रोसेन जी ने। ठीक, अब चलते हैं जैव विविधता भाग 1 में वैश्विक स्तर पर जैव विविधता की विस्तार कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में जानना हमें। तो वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का विस्तार, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब का जो बीच वाला भाग, जिसको हम लोग इक्वेटर लाइन कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, इस क्षेत्र में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है, जिसे सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं। ठीक, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात आती है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसको जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। ठीक, और दिया है कि विषुवत रेखीय प्रदेश विश्व के कुल क्षेत्रफल का 13% भाग पर फैला है। कितने प्रतिशत भाग पर? 13% भाग पर फैला है विषुवत रेखीय प्रदेश। किसके? विश्व के कुल क्षेत्रफल का। फिर आता है विश्व की ज्ञात वनस्पति एवं जीव जंतुओं को प्रजातियों का लगभग 50% इसी क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में विश्व की ज्ञात वनस्पति एवं जीव जंतुओं को प्रजातियों का लगभग 50% इसी क्षेत्र में पाया जाता है। फिर आता है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राज़ील में पाया जाता है। कहाँ पे? ब्राज़ील में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। जैव विविधता की बात आती है तो जैव विविधता के बारे में हमने आप लोग को बताया है किसे कहते हैं, और इसको जान लेते हैं कि जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विशिष्टता आनुवंशिक जेनेटिक प्रजाति स्पेसीज तथा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक के विविधता के स्तर को मापता है। आगे चलते हैं। प्रवाल भित्ति की बात आती है तो प्रवाल भित्तियाँ किसे कहते हैं? प्रवाल भित्तियाँ या प्रवाल शैल श्रेणियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं, जो छोटे जीवों की बस्तियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? छोटे जीवों की बस्तियां कहलाती हैं। कौन? प्रवाल भित्तियां। इसका निर्माण मूगा नामक जीव से होता है। जो हमारी प्रवाल भित्तियां होती हैं, इसका निर्माण मूगा नामक एक जीव होता है, इसी से होता है, जो सिलेंट्रेटा नामक प्रजाति का होता है। कौन? प्रवाल भित्तियाँ, मूगा सिलेंट्रेटा। ठीक, और इसके आगे देख लेते हैं। प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षा वन क्षेत्र कहा जाता है। किसका क्षेत्र कहा जाता है? समुद्र का वर्षा वन क्षेत्र कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ को प्रवाल शैल श्रेणी कहते हैं। इसके दीवार की लंबाई 1200 मील और चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है। किसकी? ग्रेट बैरियर रीफ की। आगे चलते हैं। विश्व में सबसे कम जैव विविधता वाला क्षेत्र किसे कहते हैं? इसको जानना जरूरी है। अगर हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर वाले भाग को नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव या टुंड्रा प्रदेश वाला क्षेत्र, जिसे आर्कटिक प्रदेश भी कहा जाता है, और इसके नीचे वाले क्षेत्र को साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश कहा जाता है? अंटार्कटिका प्रदेश कहा जाता है। इन लोगों के बारे में जान लेना है हमें। जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, आर्कटिक वाला है,
उत्तरी ध्रुव आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक है, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। अंटार्कटिका में आर्कटिक से 6 गुना अधिक बर्फ है। यह इसलिए क्योंकि अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, जबकि आर्कटिक क्षेत्र मुख्यतः एक महासागर है। पृथ्वी पर सबसे कम तापमान भी अंटार्कटिका में ही पाया जाता है। आगे चलते हैं। सबसे कम जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जो हमारे नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव व साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव हैं, इसमें सबसे कम जैव विविधता पाया जाता है। ठीक। मरुस्थलीय प्रदेशों की बात आती है तो मरुस्थलीय प्रदेशों में भी निम्नतम जैव विविधता पाया जाता है। कहाँ पे? मरुस्थलीय प्रदेश में भी सबसे कम जैव विविधता पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक आर्थ्रोपोडा संघ के जीव कीट प्रजाति पाए जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक आर्थ्रोपोडा संघ जीव कीट प्रजाति पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। जैव विविधता के ह्रास का कारण क्या है? जो हमारी जैव विविधता घटती जा रही है उसका कारण क्या है? प्रकृति वास या प्रकृति आवास का नष्ट होना जैव विविधता के ह्रास का यह सबसे बड़ा कारण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रकृति वास या प्रकृति आवास का बिखराव कैसे हो रहा है? जो हमारे इस प्रकृति में पर्यावरण प्रदूषण का बढ़ना, जैसे इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों पर हानि पहुंचना, उन चीज़ों का नष्ट होना, वनों का कटाव होना, पेड़ पौधों का नष्ट होना, जल के अंदर उपस्थित जीव जंतुओं का नष्ट होना, ये सब हमारे क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के बहुत बड़े कारण हैं, जिससे प्राकृतिक आवास का बिखराव हो रहा है। और क्या है? बढ़ता नागरीकरण, जैसे वनों को काट कर नगरों का निर्माण करना एवं शहरों का निर्माण करना या औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ाव ज़्यादा देना, झूम कृषि का स्थानांतरण होना। झूम कृषि की बात आती है जिसको कहते हैं झूमिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उष्णार्द्र जलवायु के पर्वतीय ढलानों पर बहुत से आदिवासी जंगलों को काट कर तथा जलाकर खेती करते हैं, जिसे झूमी कृषि कहते हैं, जिससे जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवासों को भारी नुकसान हानि होती है। वन प्राणी या तो पलायन कर जाते हैं या मर जाते हैं। इससे जैविक विविधता में भारी नुकसान पहुंच रहा है। ठीक। झूमी कृषि का प्रचलन अधिकांशतः पूर्वोत्तर राज्यों में है। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पे झूम कृषि का प्रचलन बहुत तेज़ी से है। जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय आदि और क्षेत्र हैं जहाँ पे झूमी कृषि तेज़ी से प्रचलित हो रही है। झूम कृषि जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो जनजाति समाज होता है उसके द्वारा यह किया जा रहा है। वनों को काट कर यानी जंगल को नष्ट करके खेती करना ही क्या कहलाता है? झूमिंग कृषि कहलाता है। आगे चलते हैं। भारत में जैव विविधता सर्वाधिक विविधता वाला क्षेत्र कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। इसके बारे में हमने आप लोग को पहले बता चुके हैं। तो पूर्वी हिमालय की बात आती है तो पूर्वी हिमालय में कौन कौन से आते हैं क्षेत्र? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। कौन? पूर्वी हिमालय में। उसके बाद आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की बात आती है। इस क्षेत्र में जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। साइलेंट वैली या शांत घाटी जो कहते हैं, ये कहाँ पे है? केरल राज्य में है। ठीक। और जानते हैं फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक। पर्वतों की घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में देवदार के वृक्ष भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। ठीक। आगे चलते हैं। आर्द्र भूमि की बात आती है तो आर्द्र भूमि वेटलैंड। आर्द्र भूमि कैसे जानते हैं? क्या होता है आर्द्र भूमि? नदी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। इस क्षेत्र का निर्माण वर्षा के समय होता है। जल का भराव हो जाने के कारण यहाँ की भूमि कैसी हो जाती है? आर्द्र हो जाती है। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर रामसर समझौता सन 1971 को ईरान में हुआ। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा किसे जाना जाता है? सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण इसका कैसे हुआ? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के नदी के बहाव के कारण वहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण हुआ, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल क्या है? एक नम भूमि वाला क्षेत्र है। ठीक। उसके बाद आता है
जैसा कि इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन है, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर्स या ग्रीसलैंड। फिर है आर्द्र भूमि, और इसको जानते हैं आर्द्र भूमि वेटरलैंड्स जो है वह क्षेत्र जहाँ जल से भरा हो, जहाँ वनस्पतियाँ एवं जीवों का विकास हो सके, उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। जैसे तालाब, झील, प्राकृतिक दलदली क्षेत्र, नदी क्षेत्र, लेगून या मैंग्रोव वन आदि, ये सब क्या कहलाते हैं, आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र कहलाते हैं। आर्द्र भूमि की बात आती है तो वेटलैंड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्थानीय क्षेत्रों में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 फरवरी सन 1997 से विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है, जो कि हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो सन 1971 से रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र से नाम से जाना जा रहा है। यह कौन, आर्द्र भूमि। महत्व इसके क्या हैं, अगर कोई तालाब है, इस तालाब में जल है तो इससे क्या हो सकता है, बाढ़ का नियंत्रण जरूरी है, मृदा संरक्षण का बचाव जरूरी है, ताप को नियंत्रित करना जरूरी है, और उसमें जो जीव रहते हैं उस जीव के आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं और उसके अंतर्गत या बाहर रहने वाले जो जानवर होते हैं उनके भोजन और आवास का उपलब्ध होना, इससे क्या दर्शाता है, बायोडाइवर्सिटी का बने रहना दर्शाता है, जैव विविधता बनी रहे, यह उन चीज़ों को दर्शाता है। पक्षियों के विकास में महत्व 56% तक विस्तृत है, कौन, बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड विश्व में उच्च जैव विविधता 2000 से अधिक है। रामसर सूची के अनुसार विश्व में उच्च जैव विविधता 2000 से अधिक है। तो हमने आज आप लोग को जैव विविधता भाग 1 में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र और कम जैव विविधता वाले क्षेत्र और कुछ मात्रा में प्रवाल भित्तियाँ और आर्द्र भूमि के बारे में हमने आप लोग को बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे चैनल गाइड सर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।